प्यारे साथियों नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। और हम आपसे सबसे पहले कहना चाहते हैं कि ये वीडियो जो है काफ़ी आने में आपके सामने लेट हो गया है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपके क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा जैव प्रक्रम का सबसे बेहतरीन लेक्चर। मतलब कि आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। मेरा कहने का ये मतलब है कि आपको इस लेक्चर में, मतलब इस टॉपिक में आपको ज़रा सा भी बोरिंग टाइप का फील नहीं होगा, आपको मज़ा ही मज़ा आने वाला है। तो हमारा टॉपिक का नाम है पादपों में संवहन। ठीक है, तो आपके सामने मैं वीडियो शुरू करने से पहले कह देना चाहता हूँ कि इस लेक्चर से पहले आप सबसे पहले फटाफट से इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, ताकि ये सारा वीडियो आपके दोस्तों तक पहुँच पाए, आपके भाई बहन भी पढ़ पाएँ, क्योंकि जानकारी सबको लेनी चाहिए और ये शिक्षा का अधिकार सबको है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए फटाफट से, ताकि हमको आपके लाइक के माध्यम से हमको मोटिवेशन मिले, और जहाँ भी आपको डाउट हो वो चीज़ आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग आते हैं टॉपिक पर। तो हमारा टॉपिक का नाम है पादपों में संवहन। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पादपों में संवहन को हम अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, यानी कि पादपों में संवहन। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं कि किस प्रकार से पौधों में ऊर्जा का या फिर जल का या फिर किसी भी खनिज लवण का, कोई भी पोषक पदार्थ का किस प्रकार से एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाया जाता है, किसके माध्यम से ले जाया जाता है, उसके बारे में आज हम डीपली विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं। कह रहे हैं कि पादपों में संवहनी ऊतक दो प्रकार के होते हैं। पादपों में संवहनी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसका पहला नाम है कि जाइलम और दूसरा फ्लोएम। आप लोग ये नाम पहले से सुन चुके होंगे कि जाइलम जो होता है ये किसका संवहन करता है, और फ्लोएम जो होता है ये किसका संवहन करता है, यानी कि एक जगह से दूसरे स्थान तक क्या चीज को ले जाता है, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो आइए फटाफट से जाइलम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जाइलम को हम अंग्रेजी में जाइलम ही बोलते हैं। और क्या कह रहा है पहला पॉइंट कि जल एवं उसमें विलेय खनिज, जल एवं उसमें विलेय खनिजों की ऊपरी मुखी गति इसी के माध्यम से होती है। ठीक है, जल यानी कि वाटर, और जल में विलेय यानी कि जल में घुला हुआ खनिज लवण। अब जैसे कि खनिज लवण में क्या हो सकता है, जैसे कि हो सकता है नाइट्रेट भी हो सकता है NO3, और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम वगैरह ETC, यही सी चीजें हो सकती है। जल में मतलब कि विलेय होता है, घुलनशील होता है, घुला हुआ होता है पहले से, क्योंकि वो जल कहाँ से पौधा को प्राप्त होता है? जड़ से। तो वो जल जो होता है मिट्टी में होता है, तो मिट्टी में नाइट्रोजन वगैरह सब उसी में नाइट्रेट के रूप में प्रेजेंट होता है। तो वो सारी चीजों का ऊपरी मुखी गति होता है, यानी कि ऊपर की ओर गति होता है। भोजन तो पतियों में बनता है, लेकिन यहाँ पर जल का संवहन हो रहा है ना। हम पहले ही बता दिया आपको कि जल एवं उसमें विलेय खनिज लवणों का ऊपरी मुखी गति होता है, यानी कि जल नीचे से प्राप्त किया जाता है और ऊपर की तरफ उसका गति होता है, यानी कि जड़ से सभी भागों में, पौधा के सभी भागों में जल को पहुंचाया जाता है। किसके माध्यम से? जाइलम के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, यह 4 प्रकार के अवयवों से मिलकर बना होता है। यानी कि ये जो जाइलम है ये कितने प्रकार के अवयवों से मिलकर बना होता है? तो 4 प्रकार के अवयवों से मिलकर बना होता है। जैसे कि पहला है वाहिनिका, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रैकिड्स। अंग्रेजी में आपको हम साथ साथ बताते चलते हैं, क्योंकि ताकि आपको नेक्स्ट आने वाले, यानी कि आप अगर हायर क्लास में जाएंगे 11th-12th में, तो आपको दिक्कत नहीं हो, परेशानी नहीं हो, क्योंकि वहां पर सारा चीज इंग्लिश में ही आपको पढ़ना है। तो ट्रैकिड्स है। नेक्स्ट है वेसल्स। ठीक है, जाइलम जो बनता है वो वाहिनिका से बनता है, वेसल्स से बनता है, और एक है जाइलम पैरेन्काइमा, और चौथा है जाइलम रेसे, यानी कि जाइलम फाइबर। अब हम आपको बता दें जानकारी के लिए, नेक्स्ट पॉइंट में क्या कर रहा है, इनमें अधिकतम कोशिका मृत होती है। ये 4 में से अधिकतम कोशिका जो है मृत होती है, एवं इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है, यानी कि जाइलम का जो कोशिका भित्ति होता है वो मोटा होता है। बता रहे हैं क्यों होता है। सबसे पहले कि
हाँ, इनमें अधिकतम कोशिका मृत होती है। कौन कौन मृत होता है ये देखते हैं। सबसे पहले ये मृत होता है, ये मृत होता है और ये मृत होता है। ठीक है, एक जो बचता है यानी कि जाइलम पैरेन्काइमा, ये क्या कहता है, आप लोगों ने एक गाना सुना होगा, अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो। तो ये क्या कहता है, जाइलम पैरेन्काइमा, मैं अभी जिंदा हूं। एक ही मतलब 4 कोशिका में से एक ही कोशिका ऐसा है जो कि जीवित अवस्था में होता है। ठीक है, तो जाइलम पैरेन्काइमा जिंदा और बाकी सब मृत। इसी की वजह से, यही कारण है कि हम जाइलम को मृत ऊतक के भी नाम से जानते हैं। इसे हम मृत ऊतक के भी नाम से जानते हैं। मृत ऊतक, ये एक प्रकार का ऊतक ही तो है, क्योंकि कोशिका कोशिका से मिलकर बना है और एक काम कर रहा है। ये चारों कोशिका एक ही काम को मतलब कि संपन्न कर रहे हैं, तो इसको हम ऊतक बोलेंगे। ये मृत ऊतक के नाम से भी जाना जाता है जाइलम। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है। कैसी होती है इनकी कोशिका भित्ति, सॉरी यहाँ पर मोटी छूट गई है, आप लोग ऐड कर लीजिएगा। इनकी कोशिका भित्ति कैसी होती है, तो मोटी होती है। क्यों मोटी होती है, देखिए जल कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो जड़ से। अब जड़ से प्राप्त होता है जल, तो इसको पादप के ऊपर वाला भाग में जाना होता है, यानी कि नीचे से ऊपर जाने के लिए इसको जड़ को प्रेशर देना पड़ता है। प्रेशर के सहारे वो ऊपर हर एक भाग में जाता है जल। ठीक है, अगर जल ऊपर से मिलता तो उसके लिए कोई बल नहीं लगाना पड़ता, डायरेक्ट गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो नीचे आ जाता, कोई प्रेशर वगैरह नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, लेकिन उसको नीचे से ऊपर जाना है तो उसके लिए तो प्रेशर लगाना पड़ेगा। अब प्रेशर लगेगा, अगर जाइलम का ये जो कोशिका भित्ति होती है अगर वो मोटा नहीं होगा तो प्रेशर की वजह से फट सकता है। रीजन यही है कि कोशिका भित्ति जो होता है जाइलम का मोटा होता है, क्योंकि उसको नीचे से ऊपर जाना होता है। ठीक है, और एक बात हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि चलिए आगे बताएंगे। ठीक है, बने रहिए वीडियो में, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, कम से कम लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि दिन के समय सूर्य के गर्मी के कारण, दिन की बात हो रही है, इसको आप नोट करते चलिएगा। कह रहा है कि दिन के समय सूर्य के गर्मी के कारण, ये तो सबको जान रहा है कि दिन में ही सूर्य की गर्मी हो सकती है, रात में कहाँ से, सूर्य तो होता ही नहीं है, रात में होता है मगर मतलब विलुप्त हो जाता है कुछ समय के लिए। तो दिन के समय सूर्य के गर्मी के कारण पादप के वायवीय भागों द्वारा, पादप के किस भागों द्वारा, तो वायवीय भाग। वायवीय भाग हम किसको बोलेंगे, वायवीय भाग हम उसको बोलेंगे जहां से गैसों का आदान प्रदान होता है, जैसे पत्तियों में, रंध्र में भी सॉरी, जैसे कि वायवीय भाग क्या हो सकता है, पत्तियां हो सकती है, तना हो सकता है, और क्या हो सकता है, जहां जहां से गैसों का आदान प्रदान होता है उस भाग को हम पौधा का वायवीय भाग बोलते हैं। ठीक है, तो उसी वायवीय भाग से जल का क्या होता है, हानि होता है, मतलब जल उसमें से खत्म होता है। तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लिख दिए हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। अच्छा, ये वाष्पोत्सर्जन कौन सी बला है भाई, तो जानिए वाष्पोत्सर्जन किसको कहते हैं। सबसे पहले तो हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन मतलब होता है वाष्पोत्सर्जन। अंग्रेजी क्यों भाई, आपको आगे काम आएगा। ठीक है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा पादप अपनी जड़ों से प्राप्त नमी को जलवाष्प के रूप में अपनी पत्तियों से रंध्रों के जरिए वायुमंडल में निकाल देते हैं। ठीक है, वह प्रोसेस देखिए, वाष्पोत्सर्जन एक प्रोसेस है एक प्रकार का। तो ये ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है कि पादप, इस प्रोसेस में क्या होता है कि पादप अपने जड़ से जो नमी को प्राप्त करता है, जो जल को प्राप्त करता है, उस जल को क्या करता है कि भाप के रूप में यानी कि गैस के रूप में, जलवाष्प के रूप में वह अपनी पत्तियों से, अब पत्ती में होता है रंध्र, उसके जरिए, उस रंध्र के जरिए वायुमंडल में छोड़ देता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। अच्छा, वाष्पोत्सर्जन जरूरी क्यों है, तो वाष्पोत्सर्जन के बहाने क्या होता है कि पौधा में जहां जहां जल की आवश्यकता होती है उस आवश्यकता को पूरी कर दी जाती है वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से। और दूसरी बात कि यह प्रक्रिया पौधों के ताप नियमन में भी सहायक होते हैं। ताप नियमन का मतलब क्या है, ताप नियमन को हम अंग्रेजी में बोलते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर को ये रेगुलेट करता है, ताप नियमन टेम्परेचर रेगुलेट करता है पादप में, यानी कि उसको नियंत्रित करता है। यानी कि जब क्या होता है कि दिन के समय जब ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो ज़्यादा गर्मी झेलने की वजह से
वो क्या करते हैं कि अपने शरीर में से पानी को छोड़ने लगते हैं। जैसे कि आपने एक पढ़ा होगा, वो 9th क्लास के साइंस में पढ़ा होगा आपने कि वाष्पीकरण जितना ज़्यादा होता है शीतलता उतनी महसूस होती है। तो उसी प्रकार से वाष्पोत्सर्जन जितना ज़्यादा होता है पौधों में, उनका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, मतलब ज़्यादा गर्मी झेलने की आवश्यकता नहीं होती है उनको। तो इसलिए ताप नियमन होता है वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से। ताप नियमन मतलब कि टेम्परेचर रेगुलेट होते रहता है, ठीक है, इसके लिए वाष्पोत्सर्जन होता है। नेक्स्ट, रात्रि के समय सूर्य की अनुपस्थिति के कारण। अच्छा, तो रात्रि में सूर्य तो नहीं होता है, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो उस समय वाष्पोत्सर्जन के अलावा कौन सा नियम काम आता है? तो उस समय एक मूल दाब नाम का एक पक्षी है, मतलब पक्षी नहीं है, एक प्रोसेस है, मजाक कर रहे हैं हम। एक मूल दाब होता है जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं रूट प्रेशर। ये क्या करता है कि जल को ऊपर की दिशा में ले जाने के लिए मुख्य रूप से प्रभावी होता है, यानी कि ये भी सहायता करता है मूल दाब। अब मूल दाब कौन सी बला है? तो मूल दाब आइए हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, पेड़ का ये जड़ है, और ये एक जड़ जो है, इसके जड़ के आसपास मिट्टी में क्या होता है? जल की बूंदे, कण होता है, जल का कण, और खनिज लवण भी होता है आसपास, है ना। तो ये जड़ क्या करता है, पहले क्या करेगा कि आसपास के खनिज लवण को अवशोषित कर लेगा। किसको अवशोषित करेगा? खनिज लवण को अवशोषित कर लेगा। तो खनिज लवण को अवशोषित करेगा तो वहां केवल जड़ में भर जाता है केवल खनिज लवण, यानी कि यहाँ से सारा जल ऊपर चला जाता है और केवल यहाँ जड़ में खनिज लवण भर जाता है। क्या भर जाएगा? खनिज लवण, खनिज लवण, खनिज लवण केवल भर जाएगा। अब हम तुलनात्मक रूप से अगर तुलना करें, बाहर जल है और अंदर खनिज लवण है, तो तुलनात्मक तुलना अगर हम करेंगे तो अंदर जल का कमी हो गया और बाहर जल का ज्यादा है, तो जल का प्रेशर बाहर ज्यादा हो गया और अंदर जल का कमी हो गया, यानी कि जल का दाब अंदर में कम हो गया और बाहर ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि परासरण होता है। आपको पता होगा कि परासरण विधि में क्या होता है, कोई भी पदार्थ उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाती है। तो यहाँ पर परासरण विधि द्वारा ये इधर से ज्यादा प्रेशर हो जाता है पानी का, अंदर पानी की कमी है, तो जिधर से ज्यादा प्रेशर होता है उधर तो जाएगा ना वो। तो ये सारा जल जो क्या होता है कि जड़ में परासरण विधि द्वारा प्रवेश कर जाता है, और यहाँ पर प्रवेश कर जाएगा तो जड़ में घुसने के बाद फिर वो जाइलम अपना काम में लग जाता है, फिर वो जल को ऊपर की ओर पहुंचाने में लग जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये मूल दाब समझ में आया होगा कि मूल दाब कैसे होता है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वापिस आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है, पीछे करके। अच्छा, नेक्स्ट, वाष्पोत्सर्जन और मूल दाब के अलावा ऐसा और कोई मतलब की चीजें हैं जो जल को मतलब कि इधर उधर ले जाने में, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में कोई सहायता कर रहा है? तो वाष्पोत्सर्जन तथा मूल दाब के अलावा एक बल है जिसका नाम है सहसंजक बल, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, और एक दूसरा बल है आसंजक बल, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। ये भी क्या करता है कि जाइलम के स्तंभ में जल को ऊपर ले जाने में सहायक होते हैं, यानी कि ये भी हेल्प करता है, सहसंजक बल और आसंजक बल। अच्छा, ये कैसे करता है? देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये तना है, ठीक है, और यहाँ पर जल की बूंदे हैं और नीचे जड़ में भी जल है। तो ये क्या करता है कि ससंजक मतलब समझिए कि स से ससंजक और स से सेम टू सेम। तो ये क्या करता है ससंजक बल में कि सेम टू सेम चीजें अपने जैसी चीजों को आकर्षित करता है, यानी कि ये जो पानी की जो बूंद है, ये पानी की बूंद, ये पानी की बूंद को आकर्षित करता है, अपनी तरफ खींचता है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर जो बल लग रहा है, खिंचाव जो हो रहा है, उस बल को हम बोलेंगे सहसंजक बल। और इसी तरह से जल की बूंदे जो हैं एक दूसरे से मतलब कि आकर्षित होकर और खिंचा कर ये मतलब कि जल एंट्री मार देता है और इसके माध्यम से भी ऊपर चला जाता है जल। यहाँ जो जल की बूंद है वो इसको आकर्षित करेगा, ये जो जल की बूंद है इसको आकर्षित करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ऊपर जाता है वो। और दूसरा कह रहा है आसंजक बल। आसंजक बल मतलब जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। एक जैसे पदार्थ आकर्षित नहीं करेगा, जैसे कि ये जल है तो जल को आकर्षित कर रहा था, लेकिन अब क्या होगा, ये जल जो है इस तन्ना की तरफ आकर्षित होगा, तन्ना इसको आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो यहाँ पर जो बल लग रहा है उसको बोलेंगे आसंजक बल। का है कि इसमें एक जैसे पदार्थ नहीं ना, दोनों मतलब कि अट्रैक्ट हो रहे हैं, यहाँ तन्ना है, यहाँ जल की बूंद है, दोनों दूसरा दूसरा पदार्थ है, तो यहाँ पर आसंजक बल लग रहा है। तो ये भी जल को ऊपर ले जाने में सहायता करते हैं, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि जाइलम आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं
फ्लोएम, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए। अभी आपको तुरंत हम बताने जा रहे हैं कि फ्लोएम का क्या काम होता है, फ्लोएम क्या चीज से बना होता है, उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। तो अब हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों कि फ्लोएम जो है किस प्रकार से पौधों में अपना भूमिका निभाता है, और फ्लोएम का मेन काम क्या होता है आपको जानकारी होगा पहले से कि फ्लोएम का मेन काम होता है, मुख्य काम होता है पौधे के हर एक भाग में पत्तियों से बने हुए भोजन को, हर एक भाग में भोजन को पहुंचाना, ठीक है। तो आइए बने रहिए वीडियो में, जरा सा भी वीडियो को स्किप करने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो पौधा होता है वो पौधे में जो फ्लोएम का काम होता है वो कैसे मतलब पूरा किया जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट कर रहा है कि भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण। भोजन और भोजन जैसे कुछ अन्य पदार्थ होते हैं, जैसे में आपको पता होगा कि पादप में भोजन जो होता है, यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि भोजन जो होता है वो किस रूप में होता है। तो C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र है, ठीक है। इसका सूत्र है ग्लूकोज का। तो जब पादप में यानी कि पत्तियों द्वारा जब भोजन बनाया जाता है तो इसी का निर्माण किया जाता है, यानी कि C6H12O6 का यानी कि ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। बाद में ये ग्लूकोज सुक्रोज में बदल जाता है, तो फिर सुक्रोज के रूप में मतलब कि हर एक भाग में उसका स्थानांतरण किया जाता है। तो वही कह रहा है कि भोजन यानी कि कौन, ग्लूकोज, भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण, और भी अन्य पदार्थ हो सकते हैं भोजन जैसे, उसका स्थानांतरण किस ऊतक द्वारा होता है, तो फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है, ठीक है। फ्लोएम एक प्रकार का क्या है, ऊतक है। तो ये काम फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। अब यहाँ पर एक आपको एक नया वर्ड देखने के लिए मिला, स्थानांतरण। स्थानांतरण क्या है भाई, ये कौन सी वाला है। तो आपको हम शॉर्टकट में बता दें कि स्थानांतरण को हम अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन हम किसको कहेंगे, स्थानांतरण क्या है, प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पाद क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण के उपरांत जो भी पदार्थ का मतलब कि निर्माण होता है उस चीज को हम बोल रहे हैं जी प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पाद, यानी कि ग्लूकोज, ठीक है। तो उसी के बारे में हम बोल रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना, यही क्या कहलाता है, स्थानांतरण कहलाता है, ठीक है। नो डाउट। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यह प्रक्रिया जो है यानी कि स्थानांतरण की प्रक्रिया जो है किस ऊतक के द्वारा होता है, तो फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है, ठीक है। फ्लोएम ऊतक द्वारा संपन्न की जाती है स्थानांतरण की प्रक्रिया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, यह पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अगो, यानी कि ये जो पदार्थ है फ्लोएम पदार्थ जो है क्या किया जाता है कि विशेष रूप से कहाँ ले जाए जाते हैं, मतलब कि बता रहे हैं हम आपको, ये जो स्थानांतरण की प्रक्रिया जो होता है, स्थानांतरण में क्या होता है, तो ऊर्जा का मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाया जाता है, ठीक है। ऊर्जा को, बने हुए भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है, वो काम फ्लोएम करता है। अच्छा, यह पदार्थ को कहाँ ले जाया जाता है, तो विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों में, यानी कि जड़ में ले जाया जाता है और फलों में ले जाया जाता है। क्यों, क्योंकि फल को भी तो विकसित होना पड़ता है, और विकसित होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगा, उसको भी वृद्धि करना होता है। तो फल में ले जाया जाता है, बीजों में ले जाया जाता है, तथा वृद्धि वाले अंगों में, जहां पर भी पौधे के किसी भी भाग में जहां पर उसको वृद्धि की आवश्यकता है वैसे जगह पर भोजन को ले जाए जाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम देखने वाले हैं कि फ्लोएम ऊतक जो होता है आखिर इसका निर्माण क्या चीज से मिलकर हुआ है, ठीक है। तो जिस तरह से हमने यानी कि जाइलम में कुछ देर पहले पढ़ा था कि जाइलम जो था 4 प्रकार के अवयव से मिलकर, कोशिका से मिलकर बना था, और फ्लोएम भी जो है 4 प्रकार के कोशिका से मिलकर बना होता है, यानी कि 4 प्रकार के अवयव से मिलकर बना होता है। तो अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से कोशिका से मिलकर बना होता है। लेकिन एक बात हम बताने से पहले बता देना चाहते हैं कि आप क्लास 9th में पढ़े हैं या नहीं पढ़े होंगे, तो आप अभी जान लीजिए कि फ्लोएम जो है वो 5 प्रकार के अवयव से मिलकर बना होता है। ऐसा मतलब 9th क्लास में बताया गया है एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज होने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। क्यों, क्योंकि वहां पर बताया गया है चालनी नलिका और एक बताया गया है चालनी कोशिका।
तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्योंकि चालनी कोशिका मिल मिलकर चालनी नलिका का निर्माण करता है। तो बात है कि हुआ चालनी कोशिका बोलिए, चालनी नलिका बोलिए, इसीलिए हम मुख्य रूप से 4 अवयव को लिए, 4 प्रकार की कोशिका को लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पहला जो कोशिका है चालनी नलिका, चालनी नलिका यानी उसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं सीव ट्यूब्स। फ्लोएम को निर्माण करने में चालनी नलिका भी उसमें शामिल होता है। दूसरा का रहा साथी कोशिका, यानी भोजन को ढोने का काम साथी कोशिका करता है। ठीक है, और ये साथी कोशिका किसमें करता है, तो ये चालनी नलिका होता है, पाइप जैसा होता है, यानी कि आप देख सकते हैं जैसे कि हम चित्र के माध्यम से बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये फ्लोएम का मतलब कि ट्यूब है। ठीक है, और इस प्रकार से फ्लोएम मतलब कि स्तंभ में होता है, तना में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मान लीजिए कि चालनी नलिका है और इसी में भोजन का स्थानांतरण होता है। और ये कौन करता है, तो साथी कोशिका करता है, जिसको हम कॉम्पेनियन सेल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम के निर्माण में फ्लोएम पैरेन्काइमा भी शामिल होता है, साथी कोशिका भी होता है, चालनी नलिका भी होता है, और एक और है जो लास्ट है फ्लोएम रेसा, यानी कि फ्लोएम फाइबर। ठीक है, अब इसमें हम एक चीज और बता देना चाहते हैं कि फ्लोएम ऊतक में अधिकांश सेल जो होते हैं, कोशिका जो होते हैं, वो कैसे होते हैं, तो जीवित अवस्था में होते हैं। यानी कि आपको हम बता दे रहे हैं कि चालनी नलिका जीवित होता है। ठीक है, साथी कोशिका जीवित होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा जीवित होता है। इन तीनों के अलावे ये जो एक बच गया फ्लोएम रेसा, ये मृत अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है, मृत अवस्था में होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है, इसीलिए हम इसको जीवित ऊतक के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका अधिकांश कोशिका जो है वो जीवित है। एक ही कोशिका जो है फ्लोएम रेसा जो है वो ही सिर्फ और सिर्फ मृत अवस्था में पाए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्थानांतरण की यह प्रक्रिया किसके द्वारा होता है, हम अभी तुरंत बताए थे जस्ट कुछ देर पहले कि जो भोजन का स्थानांतरण किया जाता है, ट्रांसलोकेशन किया जाता है, संलग्न साथी कोशिकाओं की सहायता से चालनी नलिका में ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होती है। जैसे कि मान लीजिए कि ये फ्लोएम ऊतक है और ये चालनी नलिका है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, फ्लोएम ऊतक में चालनी नलिका है और इसमें ये भोजन का जो स्थानांतरण है किसके सहायता से होता है, तो साथी कोशिका की सहायता से होता है। और ये कहाँ होता है, चालनी नलिका में होता है, ये चालनी नलिका में होगा, और इसको ऊपर नीचे ले जाने का काम कौन करता है, साथी कोशिका। इसीलिए हम लिखे हैं कि ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी, मतलब कि ऊपर की तरफ भी जाता है भोजन, नीचे की तरफ भी जाता है। जल में ऐसा नहीं था, जल तो केवल जड़ से प्राप्त किया जाता है, तो जड़ से तो ऊपर की तरफ केवल जाएगा, क्योंकि पौधा का सारा भाग तो जड़ को छोड़कर सारा ऊपर दिशा में होता है, इसलिए उसमें ऊपरी मुखी गति केवल होता है जल का। लेकिन भोजन में ऐसा नहीं है, भोजन पत्तियों में बनाई जाती है और हर एक भाग में उसको चाहिए भोजन, यानी कि नीचे भी चाहिए और बीच में पत्ती है। मान लीजिए कि ऐसा पौधा है और पौधा के बीच में पत्ती है, तो उसका अगर टहनी ऊपर गया है तो ऊपर भी भोजन चाहिए, नीचे भी चाहिए, इसलिए ऊपर नीचे दोनों दिशा में भोजन का स्थानांतरण होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फ्लोएम ऊतक द्वारा स्थानांतरण किसके उपयोग से होता है, तो ऊर्जा के उपयोग से होता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि पौधा में भोजन का स्थानांतरण जो होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है, ऊर्जा के उपयोग से होता है। ठीक है, जैसा कि जल में ऐसा नहीं होता है, जाइलम में जब जल का स्थानांतरण होता है तो बिना ऊर्जा को उपयोग किए, बिना मतलब कि जल का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह तक हो जाता है, उसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर भोजन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए इसकी आवश्यकता हो रही है, तो ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए आपको हम आगे बताने से पहले एक चीज बता देना चाहते हैं, आप ध्यान से देखिए बोर्ड पर। देखिए मान लीजिए कि एक फ्लोएम है, ठीक है, ये फ्लोएम का स्तंभ है, फ्लोएम का स्तंभ है, और ये मान लीजिए कि इसमें फ्लोएम है इस तरह से। ठीक है, दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बैठे, तो हम बना रहे हैं फ्लोएम आपके सामने भाइयों एवं बहनों। तो आपके सामने कुछ ही समय में
पोएम बन के रेडी होने वाली है, तो आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है मित्रों, एक काम करो भाई दोस्त लोग, एक काम कीजिए आप लोग कि वीडियो को तब तक आप देख तो हैं ही रहे हैं आप लोग, लेकिन इससे अच्छा है कि आप रुके हुए न रहें, कुछ ना कुछ करते रहें। आप लाइक वगैरह कर देते तो ठीक रहता वीडियो को, है ना? गलत बोल रहे हैं क्या? वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मान लीजिए कि ये फ्लोएम हम बना दिए, ठीक है, और इसमें हल्का फुल्का भोजन भी है, कोई दिक्कत नहीं है, भोजन भी है, इसमें कोशिका है, साथ ही कोशिका, ठीक है। और इसके बगल में जाइलम है। क्या है? जाइलम। ये रहा आपका जाइलम का स्तंभ। आपको पता होगा कि जाइलम का स्तंभ मोटा होता है कि नहीं? ये इसका स्तंभ मोटा होता है, क्यों? ताकि जड़ को जब जल ऊपर की तरफ भेजना होता है तो उसके प्रेशर से जाइलम फट ना जाए, मतलब उसका प्रेशर झेल सके, इसी की वजह से ये मोटा होता है, ठीक है। ये जाइलम है आपका। जाइलम का दीवार जो होता है, कोशिका भित्ति जो होती है वो मोटी होती है, आपको मैंने लेक्चर में पहले बताया है। ये मान लीजिए कि जाइलम है, ठीक है, हम नाम भी लिख दे रहे हैं। ये क्या है? जाइलम, समझने के लिए लिख रहे हैं। और ये क्या है? फ्लोएम, है ना। अब देखिए क्या है कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गया भाई, ठीक है। हम अभी जहाँ से वीडियो बना रहे हैं, ये हम झारखंड से वीडियो बना रहे हैं, और यहाँ पर अभी तापमान बहुत ज़्यादा हो गया है। यानी कि हम आपको बता दें, तापमान यहाँ पर अभी फ़िलहाल 46 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा पा रहा है, जो कि बहुत ही गर्मी हम लोग को झेलना पड़ रहा है। तो अगर आपको दया आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, है कि नहीं। तो देखिए जैसा कि हमने अभी फ्लोएम बनाया आपके सामने और जाइलम भी बनाया, तो मान लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए कि पौधा का कोई भाग है, यानी कि पत्ती है, मान लीजिए क्या है? पत्ती है। ये रहा आपका सुंदर डिजाइन वाला पत्ती, यहाँ मान लीजिए पत्ती है, इसमें मतलब कि भोजन का निर्माण होता है, ठीक है। क्या चीज का निर्माण है? पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर सुक्रोज है। आपको मैंने बताया था कि जब भोजन का निर्माण होता है पौधों में तो ग्लूकोज बनाया जाता है, और वो ग्लूकोज बाद में सुक्रोज का रूप ले लेता है। तो यहाँ मान लीजिए कि पत्तियों में सुक्रोज भर भर के मतलब कि फैला हुआ है, जो कि यहाँ पर अभी आवश्यकता नहीं है। और मान लीजिए कि पौधा किसी भाग में, यानी कि नीचे इधर मान लीजिए, इधर मान लीजिए कि भोजन की आवश्यकता है। यहाँ क्या है? भोजन की आवश्यकता है, यहाँ भोजन की आवश्यकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से सुक्रोज कैसे नीचे आता है वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। यहाँ सुक्रोज है, अब यहाँ से क्या होगा, सुक्रोज किसी तरह से यहाँ आएगा, ठीक है। यानी कि ये जो प्रक्रिया है ना, सुक्रोज एक स्थान से मतलब फ्लोएम में जाना, पत्तियों से या किसी ऊतक से फ्लोएम में जाना, ये कहलाता है लोडिंग, या हम इसको कह सकते हैं भरण, भरण शायद बोलते हैं, अभी हमको याद नहीं आ रहा है। तो लोडिंग मतलब इतना कंफर्म है कि अंग्रेजी में इसको हम लोडिंग बोलते हैं। जैसे हम नहीं, मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि कोई सामान होता है, उसको हम चढ़ाते हैं गाड़ी पर, उसको हम लोग बोलते हैं कि लोडिंग, सामान लोडिंग हो गया। यहाँ पर भोजन जो है लोडिंग होता है फ्लोएम में। अब होता क्या है कि जैसे जैसे यहाँ पर सुक्रोज आता है, वैसे वैसे यहाँ मान लीजिए कि सुक्रोज भर जाता है। क्या हो जाता है? भर जाता है। बहुत सारा सुक्रोज यहाँ पर जमा हो गया, ठीक है, बहुत सारा सुक्रोज जमा हो गया। अब सुक्रोज जमा होने के कारण क्या होता है कि यहाँ का जो भाग है, फ्लोएम का भाग है, ये फूल जाता है। क्या होता है? फूल जाता है, इस तरह से फूल जाएगा। अब फूलने से क्या होता है ना कि यहाँ का जो परासरण दाब होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, इस तरह से फूल जाता है। अब आपको तो पता होगा कि यहाँ देखिए फूल गया। अब क्या होगा कि यहाँ पर सुक्रोज भर जाता है, और अगर हम तुलना करें तुलनात्मक रूप से, तो ये जाइलम में पानी की मात्रा पूरा भर भर के होता है। जाइलम तो जल का ही संवहन करता है, तो इसमें तो जल होगा ही। अब होता क्या है कि जल तुलनात्मक रूप से इसमें और इसमें जल की सांद्रता इसमें ज्यादा है, इसमें कम हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो सुक्रोज भरा हुआ है, भोजन भरा हुआ है, पानी सब नीचे खसक गया, ठीक है। तो यहाँ केवल भोजन भरा हुआ है। अब यहाँ तुलनात्मक रूप से हम देखें तो यहाँ भोजन ज्यादा है, यहाँ जल ज्यादा है, यानी कि यहाँ जल की कमी हो गया। अब होता क्या है कि यहाँ पर परासरण दाब बढ़ जाता है, मतलब कि प्रेशर जो है
बढ़ जाता है, यानी कि प्रासरण विधि द्वारा इधर से पानी अपने आप इधर आ जाता है। ये तो प्रकृति का नियम है कि सब कुछ बैलेंस होके चलना पड़ता है सब कुछ को, है कि नहीं। कोई भी चीज कम या ज्यादा होता है तो वो दिक्कत करता है। तो हर एक चीज में बैलेंस जरूरी है, मेंटेन जरूरी है। तो यहाँ पानी की कमी हो गई। अब क्या होता है कि जाइलम जो होता है, जाइलम यहाँ पर पानी मतलब प्रासरण विधि द्वारा, जैसा कि आप लोग जानते हो कि जब लिक्विड का मतलब कि आदान प्रदान होता है तो उसको हम बोलते हैं परासरण, यानी कि ऑस्मोसिस ऐसे करके कुछ बोलते हैं। और गैस का जब आदान प्रदान होता है एक उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, यानी कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जब जाता है गैस, तो उस विधि को हम लोग बोलते हैं विसरण यानी कि डिफ्यूजन। ठीक है। तो यहाँ पर जल उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जा रही है, यानी कि इधर जल की मात्रा ज्यादा है, इधर जल की मात्रा कम हो गया है, तो जल तो इधर आएगा ही। तो परासरण विधि द्वारा जल इधर से इधर अपने आप प्रवेश कर जाता है। अब जैसे ही जल इधर भरता है तो क्या होगा, जैसे ही लिक्विड अवस्था में आता है तो यहाँ पर मतलब कि पूरा एकदम प्रेशर बन जाता है। ठीक है। अब कोई चीज आपको पता होगा, कोई चीज अगर अचानक मतलब प्रेशर बन जाता है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई पाइप है, पानी वाला पाइप है, मोटर चालू कर दिए, उसमें पाइप से पानी पूरा आ रहा है उसमें भर भर के, तो आपको पता होगा कि जब उसमें पानी प्रेशर से जब फेंकता है तो बहुत दूर तक चला जाता है कि नहीं, उसको जगह चाहिए निकलने के लिए। उसी प्रकार से यहाँ पर भर जाता है पानी भोजन सब। अब जैसे ही इसमें पानी भरता है, ये क्या होता है, मतलब कि कम दाब देखता है, अभी यहाँ पर ज्यादा दाब हो गया, प्रेशर बढ़ गया हो। अब इधर जिसको ज्यादा कम दाब मिलता है, यहाँ तो दाब ज्यादा हो गया। अब यहाँ पर भोजन को जिधर कम दाब मिलेगा ये उधर की तरफ टपक लेगा। ठीक है, मतलब उधर घसरने लगेगा। यहाँ से भोजन ऊपर की तरफ जाने लगता है, उधर की दिशा में जाने लगता है, कुछ भाग नीचे की भी दिशा में जाने लगता है, भोजन ऐसे चलने लगता है। ठीक है, मतलब इधर कम दाब है, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा हो गया, अब भोजन चलने लगा। अब क्या होगा कि ऐसे भोजन चल चल के कुछ देर के बाद, मतलब थोड़ी देर में भोजन यहाँ आ जाता है। यहाँ भोजन आ गया, पहुंच गया। अब यहाँ से इसको क्या कर लिया जाएगा, भोजन को अनलोडिंग कर दिया जाएगा, मतलब जहाँ पर जरूरत है भोजन का वहाँ उतार लिया जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए भोजन की आवश्यकता पूरी हो गई, जहाँ पर जाना था वहाँ चला गया। अब तो पानी जो था यहाँ पर, पानी फ्लोएम में तो पानी चाहिए नहीं, क्योंकि पानी कहाँ पर चाहिए, तो पानी का संवहन करना जाइलम का काम होता है, तो पानी वापस सब जाइलम में जाएगा। तो यहाँ से फिर वापस परासरण विधि द्वारा, जिस विधि से इसमें आया था उसी विधि से वापस जाइलम में प्रवेश कर जाता है। तो आई होप ये आपको चीज समझ में आया होगा कि किस तरह से भोजन एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। अगर नहीं समझ में आया तो वापिस आप वीडियो को पीछे कीजिए और दोबारा देखिए। ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि देखिए यहाँ पर जो पॉइंट है, सुक्रोज जैसे पदार्थ, यानी कि जैसा कि हमने बताया सुक्रोज पत्तियों में निर्माण होता है। सुक्रोज जैसे पदार्थ फ्लोएम में प्रवेश करके, किसमें प्रवेश करके, इसमें फ्लोएम में प्रवेश करके उसका परासरण दाब बढ़ा देते हैं, यानी कि यहाँ पर प्रेशर ज्यादा लगने लगता है। ठीक है, जिससे जल जाइलम से फ्लोएम में प्रवेश करता है, प्रेशर परासरण दाब यहाँ पर बढ़ जाता है, जिससे जल क्या होता है कि परासरण विधि द्वारा फ्लोएम में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया। यह दाब क्या करता है, पदार्थों को यानी कि भोजन को फ्लोएम से उस उत्तक तक ले जाता है जहां दाब कम होता है। जैसा कि हमने आपको अभी तुरंत बताया, यह दाब क्या करता है, तो फ्लोएम से पदार्थों को वहां तक ले जाता है जिधर दाब कम होता है, यानी कि ऊपर दाब कम था, नीचे दाब कम था, तो दोनों तरफ ऊपरी मुखी अधोमुखी दोनों तरफ दोनों दिशा में इसकी गति होती है भोजन का। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए कि वसंत ऋतु में क्या होता है कि सब सारा पत्तियां नई नई आने लगती है। आपने देखा होगा कि जब हमारे गांव में या फिर जहाँ पर पेड़ पौधे गार्डन में होते हैं तो उस समय क्या होता है, आपने देखा होगा कभी भी कि वसंत ऋतु में क्या होता है कि गांव में जब सारे पौधों में नई नई कलियां खिलने लगती है, नई नई पत्तियां आने लगती है, तो उस समय क्या होता है कि जड़ एवं तना के ऊतकों में भंडारित शर्करा, यानी कि पहले से स्टोर होता है, जो ऊर्जा होता है पौधों में, जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो जड़ में या तना के ऊतक में पहले से स्टोर होता है। क्यों स्टोर होता है, क्योंकि वो भविष्य में काम आए, जो कि होता है ऐसा। वसंत ऋतु में जब नई नई कलियां खिलने लगती है पौधों में, तो उस समय वो सारा ऊर्जा जो स्टोर किया हुआ था पहले से, वो कहाँ जाने लगती है, उसका स्थानांतरण कहाँ होता है, तो कलिकाओं में होता है, जहाँ उसको वृद्धि के लिए उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्योंकि कलिका में अगर ऊर्जा नहीं जाएगा तो वो कली कहाँ से खिल पाएगा, उसका वृद्धि नहीं हो पाएगा, उसका विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए जितना भी भोजन स्टोर किया रहता है पहले से पौधों में, तना में या फिर जड़ में पहले से स्टोर होता है जो भोजन, जो ऊर्जा, उसको क्या किया जाता है कि कलिकाओं में सारा स्थानांतरण कर दिया जाता है, जहां पर उसको वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये सारा चीज आपको समझ में आया होगा, और जितना भी चीज हम आपको बताएं ये सारा चीज आप नोट करते चलिए, और देखते हैं कि नेक्स्ट पेज पर क्या हमको मिलने वाला है। ठीक है।
ओ माय गॉड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए, तो अब ख़त्म हो गया है आपका। अब बहुत मतलब कि लंबा समय ले लिए, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहिए और जो चीज़ हम बता रहे हैं बस उसको आप फॉलो करते चलिए। आपको कोई प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, आप बस जो चीज़ बता रहे हैं उसको नोट करते चलिए और तैयारी अच्छे से कीजिए बोर्ड का, ताकि आपको आगे फ्यूचर में मतलब कि आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उसमें दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।